मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल में करते सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते दोस्तों वीडियो में। पाकिस्तानी बोलने में उस्ताद पर नॉलेज में कंगाल है। देखते दोस्तों वीडियो की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडियन आर्मी मेगा एयरलिफ्ट ऑपरेशन इन इजराइल, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। अच्छा जी, हाँ, तो इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स ने ऑपरेशन किया है। वहां पर एक हमारे हवलदार थे, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। वहां पर हमारे एक हवलदार थे जो यूएन के पीस कीपिंग मिशन में वहां पर काम कर रहे थे, गोलन हाइट्स में शायद। तो वहां पर उनकी तबीयत खराब हुई, एक घायल हो गए, शायद वो घायल हो गए, तो वहां से एयरलिफ्ट उनको करना पड़ा। तो इंडियन एयरफोर्स ने अपना C-130J भेजा और वहां से उन्होंने गोलन हाइट से उनको लाया गया है, यहाँ पर फिर मिलिट्री अस्पताल में लेकर आया गया। वो सारी डील इसमें आप खबर में पढ़ लीजिएगा, ये खबर में। तो डेयरिंग ऑपरेशन था क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर लड़ाई चल रही है और उस बीच में हमारे एयरफोर्स का जाना, वहां पर अपने बंदे को लेकर आना, उस लड़ाई से, इजराइल की लड़ाई से इस घटना का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो इंडियन आर्मी का बंदा था वो उस लड़ाई में शामिल था, जी नहीं। वो वहां पर यूएन की, यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग एक मिशन है, ऑब्जर्वर्स हैं, वहां पर उनकी ड्यूटी थी। वो यूएन के लिए काम कर रहे थे, वहां पर यूएन की एक टीम मौजूद है, उसमें वो थे, तो वहां पर घायल हो गए। चलिए अब देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। आपने जैसे बात की है कि इंडिया रशिया के साथ मिलके इनसे खड़े होके केवीएल और केसीएल पूछ ले, इनको ये नहीं पता होगा। और ये वापडा के बैठ के इनको चेयरमैन लगाया हुआ है। आपने बात की इंडिया रशिया के साथ मिलके, इवन चाइना के साथ मिलके, जो कि पूरी दुनिया को पता है कि उनकी आपस में दुश्मनी है या आपस में उनके मामला लद्दाख को लेके बेहतर नहीं है। वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट मून पे उनका मिशन है 2040 का। हम इन्वेस्टमेंट, खबरें आ रही है कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये आपको नहीं लगता प्रायोरिटीज का यहीं से फर्क नजर आ जाता है कि एक सुपर पावर से डील कर रहा है और एक जो है वो जल्द जो नजर आ रहा है कि बैंकरप्ट होने वाला है उससे डील कर रहा है पाकिस्तान। अच्छा, ये कितने मजाक की बात लगती है। शहबाज शरीफ एक ऐसा पीएम जो भिखारी मुल्क का पीएम है, जो खुद कहता है कि मैं भिखारी हूं, खुद गया है भीख मांगने। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, $7 बिलियन की भीख मिली है अभी IMF से, और वो कह रहा है बांग्लादेश के उस बंदे को कि हम आपके यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। अबे पाकिस्तानियों, अपने पीएम से पूछो कि अभी जो पैसे मिल रहे हैं हमारे यहां तो इन्वेस्ट कर दे, हमारे यहां के बच्चों को रोजगार दे दे, हमारे यहां के लोगों को नौकरी दे दे, हमारे लिए कुछ काम कर दे। उधर से पैसे नहीं मिले तो बांग्लादेश में जाके इन्वेस्ट करेगा। अबे बेवकूफी की हद होती है यार, कि मेरे अपने घर में खाने को नहीं है और मैं जा रहा हूं भीख मांगने, कि भाई यार उधार दे दे कुछ पैसे खाने के लिए। उधार लेकर आता हूं पड़ोसी के यहां जिससे मेरा कोई मतलब नहीं है, वहां कहता हूं कि अच्छा तेरे घर में रोटी बनवाता हूं, मैं तेरे अपने बच्चों को खिलाता हूं, मेरे घर में अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान की आम आवाम परेशान है और ये चला उठ के, अरे ये पगला पीएम है यार, एकदम पगला है, इसको शौक वोक लगाओ भाई कुछ। अरे पाकिस्तानियों, पूछो अपने पीएम से कि कैसे ऐसे बयान दे सकता है वो। पहले अपने घर का पेट भरेगा कि जाके पड़ोसी को खाना खिलाएगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने, खैर पाकिस्तानियों में तो खैर आम बात है, खैर अब क्या कहूं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो हमेशा से कभी भी इस तरह नहीं रही कि जुदा गाना नहीं रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी ना किसी के प्रेशर में आके काम करते रहे। अब हमारे जो आप करीबी मुल्क ले लें, इंडिया के साथ हमारे शुरू से ताल्लुकात खराब चल रहे हैं। ठीक है। ईरान के साथ हम मजहबी बुनियादों पर तफरका डाल के बैठे रहे हैं अभी तक। ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान पे आज 2002 में हमने अड्डे दे के, अमेरिका को क्या जरूरत थी आपको अड्डे देने की? आपने अपने लोग भी मरवाए, उनके लोग भी मरवाए। आप बांग्लादेश के साथ आज, बांग्लादेश के साथ हमने 1971 में क्या किया? ठीक है। मुझे आप बताएं, एक हमसाया हमारे पास चाइना बचा है, लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं बताया, और ना ये बात करेंगे। ठीक है। जहां पे भी मुसलमानों के ऊपर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, मैं कंडेम करता हूं। मैं कहता हूं कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन नारा तो हम लगा सकते हैं कि हम कल जाके फलस्तीन को छुड़ा लेंगे। उनका डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा कि आप तगड़े से तगड़ा रॉकेट लॉन्चर मारेंगे वो खत्म कर देगा, उसको ऐसा ही नहीं होगा। एक कड़वी बात शायद करूं, कुछ लोगों को बुरी लगे या कुछ लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है, लेकिन अकेला इसराइल ने पूरे तमाम इस्लामिक कंट्रीज को जो उनसे समझ आगे लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ? एक इसराइल है,
इसराइल क्यों आगे है? क्यों आगे है? सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी भी उन्होंने चीज़। बहुत ज्यादा किया है, ठीक है। आयरन डोम उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए उन्होंने इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी पे, बिल्कुल। ठीक है। वहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उन्होंने सीवरेज के सिस्टम को इस तरह यूटिलाइज किया हुआ है ठीक है। कि उनको पानी की कमी महसूस अच्छा, नहीं होती। जब से इसराइल जी आप जब तक टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होंगे ना, आप नहीं आगे बढ़ नहीं, सकते। हमें तो ये बताया जाता है ना, हमें ये बताया जाता है कि भाई ठीक है टेक्नोलॉजी में अगर वो आगे हैं तो क्या हुआ, हम जज्बे में आगे हैं। जज्बे से क्या होता है? जज्बे से पेट तो थोड़ी भरता है। आप मुझे बता दो, आप इस जज्बे को सेल करके क्या करोगे? ठीक हो गया, ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहिए, जबरदस्त टेक्नोलॉजी में आगे आना ठीक चाहिए। है, टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए। ये अरफा करीम आपने एक इनिशिएटिव लगाया, इस तरह के आपको मुल्क में बहुत सारे बहुत इनिशिएटिव लगाने लगाने चाहिए, ठीक ठीक है। है। टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, इंडस्ट्री पे फोकस करें। जब आपका जीडीपी बढ़ेगा ना, तो फिर हम बात करेंगे जी ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है कि एमडी कैट एक टेस्ट है जी, जी। जो कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, ठीक है। वो पेपर शुरू होने से पहले लीक हो गया। दिलशाद भाई, मकसद ये है बात करने का, इन लोगों को कैसे अवेयर। यार पेपर तो हमारे यहाँ भी लीक हो जाते हैं यार, पेपर तो हमारे यहाँ आए दिन लीक होते हैं। लेकिन देखो असल टैलेंट हमारे यहाँ है, पेपर लीक की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें भी टैलेंटेड लोग हैं, बड़े जबरदस्त लीक करते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अभी हमने सुपर कंप्यूटर रुद्रा को लॉन्च किया है। सुपर कंप्यूटर समझते हो? पाकिस्तानियों, घंटा तुम्हें तो पता भी नहीं होगा सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तुम लोग को लग रहा होगा कि घर में वाला कंप्यूटर इतना बड़ा होता है, सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा होता होगा। ये वीडियो देखो पहले। ये वीडियो जो है ये हमारे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर का है और ये बहुत बड़े प्रोसेसेस में काम आता है, बहुत कठिन गणनाएं करने में काम आता है, जटिल गणनाएं करने में काम आता है। जब स्पेस साइंस की बात होती है, जब बहुत बड़ा डेटा जो एनालाइज करना होता है, तो सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर से आप इतना बड़ा और इतना वास्ट और इतना जटिल डेटा एनालाइज नहीं कर सकते। ये काम सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। और भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास अपना सुपर कंप्यूटर है। समथिंग पता नहीं 5 या 6 पेटाफ्लॉप या समथिंग इसकी स्पीड है। ये वीडियो देखिए। An 838 teraflops Param Rudra supercomputer at SN Bose National Center of Basic Sciences, Kolkata features 180 Rudra servers, facilitating researchers to address complex problems like material science, earth science, high energy physics, cosmology, and astrophysics. These 3 Param Rudra facilities are powered by CDAX system software stack, providing easy provisioning, advanced real-time monitoring and management. By leveraging these powerful NSM systems, researchers can develop advanced seeds, improve fertilizers, and enhance soil quality. Supercomputing also enables more accurate weather forecasting, helping farmers make informed decisions. ये है टेक्नोलॉजी में हमारी मास्टरी, समझे? आप अभी घास खा रहे हैं, घास। हम कहीं और पहुंच चुके हैं। बराबरी करेंगे भारत से। कैसे अवेयर किया जाए, इन लोगों को कैसे बताया जाए कि इंडिया दुश्मन नहीं है। एक दफा ओपनली बताएं कि कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को। कोई भी मुल्क और कोई भी कौम आपकी दुश्मन नहीं होती। ठीक है, आपने उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। ये आप पुराने दौर में नहीं रह रहे जहाँ पे आप एक के ऊपर जंग मुसलत करके उसको खत्म करके तो अपनी सल्तनत कायम कर लेंगे। ये दुनिया में मुल्क एग्जिस्ट करते हैं और मुल्कों ने ही एग्जिस्ट करना है। इन्हीं के साथ हमने ट्रेड करनी है, इन्हीं के साथ ताल्लुकात रखने हैं और सबसे पहले हमने अपने लोग रखने हैं। ठीक है। हमारे अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो सबसे पहले पाकिस्तानी होगा, उसके बाद कोई मुल्क आएगा, उसके बाद कोई कौम आएगी, उसके बाद बाकी सारी चीजें आएंगी। जबरदस्त, नेशन फर्स्ट होना सबसे चाहिए। पहले आपने अपने पाकिस्तानियों को रखना है। ठीक चाहे आपके अब सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन आपको पता है कि 6000 से ज्यादा पाकिस्तानी उनकी जेलों में कैद है। यार अभी की खबर है कि सऊदी अरेबिया ने वार्न कर दिया पाकिस्तानियों को कि भाई आप उम्रे के लिए यहाँ पे आते हो, हज के सिलसिले में यहाँ पे आते हो, यहाँ क्या भीख मांगते हो, तो बेकारियों को यहाँ भेजना बंद करो। ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला भी सच है, हम वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। तो देखिए ना कि अब लोग कहते हैं कि जी अब लोगों को रोटी नहीं मिल रही तो हम कैसे तरक्की करें। तो आप चाइना की मिसाल देख लेना कि उन्होंने कितने लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से उठाया है। इंडिया ने उठाया, टेक्नोलॉजी की वजह से उठाया है। इवन बांग्लादेश को हम टीचरें करते होते थे कि तुम्हारा टका हमसे नीचे है, ठीक है। तुम 2 टके के हो।
आज उनका टका रुपए से ऊपर चला गया, इवन अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से ऊपर है। ठीक हो गया। ठीक है। क्या और आप चाहते, और अभी ये जो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हमारे रिवाइव हो रहे हैं, मैं इसको पॉजिटिव जगह से देखता हूँ, पॉजिटिव नजर से देखता हूँ कि चलो कम से कम अपने जो हमसाया ममालिक है उनके साथ तो अच्छे ताल्लुकात रखो। ठीक है, नहीं नो डाउट, मैं खुद ये कहता हूँ कि बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन बेहतर होने चाहिए, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया, हर एक के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से, जिस मकसद के लिए, जैसे कुछ दिनों पहले खबर आ रही थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर एटॉमिक प्रोग्राम पे काम करने जा रहे हैं, बांग्लादेश जो है वो एक एटॉमिक पावर बनेगा और जो है वो इंडिया के अगेंस्ट और ये चीजें करेगा, आपको लगता है कि आज के दौर में ये चीजें मैटर करती हैं या कोई सेंस रखती हैं? देखिए, जब 1998 में हमने हमले किए हैं, ये एटॉमिक हमले किए हैं, तो ये मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि हम हमले करते 1998 में। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बरसगीर पाको हिंद में अगर आपने ताकत का तवाजुन बरकरार रखना है तो दोनों का पावर में पाको हिंद और टर्म चला ये, पाको हिंद। पाक कहां था यार 77 साल पहले? भारत था, भारत। इसलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब कल को पाकिस्तान का नाम बदलकर मैं कुछ और कर दूं, जैसे हमारे यहां कहते हैं कि यार कहां जा रहे हो जी, पाकिस्तान जा रहे हैं, इसका मतलब समझ जाएंगे जो लोग जानते हैं हमारे यहाँ, पूरा इंडिया समझ जाएगा कि अगर किसी ने कहा कि सुबह सुबह किसी से पूछ लिया कि भैया कहां जा रहे हो, पाकिस्तान जा रहे हैं, तो समझ जाइए। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान वही हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा। तो आप इसको पाको हिंद कर दो, बरे सगीर कर दो, भारत का नाम हटाने की कोशिश करो, तो ये हो ना पाएगा। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि ये भारत था, इसलिए इंडियन ओशियन नाम है उसका। पाको हिंद ओशियन नहीं है, पाक इंडियन ओशियन नहीं है, इंडियन ओशियन है। लेकिन आप लोगों को तो चूरन मिला हुआ है, यही बोलना है, यही बोलना है, यही बोलना है। भाई 1,00,000 बार बोलने से झूठ जो है वो सच नहीं हो जाता, बोलते रहो। वरना अब तक तो पाकिस्तान को हम लोग उसी नाम से, मतलब इंटरनेशनली वो नाम रिकॉग्नाइज होता जो हम लोग जो कहते हैं, में सेम होना जरूरी है। और मैं आपको इस बात को कहता हूं, अगर पाकिस्तान और इंडिया में से एक भी एटॉमिक पावर होता और दूसरा ना होता तो शायद ये दोनों मुल्क आपस में इस तरह एग्जिस्ट ना कर रहे होते। ठीक हो गया, ठीक है, रिलेशन बेहतर होते, इनके रिलेशन आपस में बेहतर हो सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि अगर हम एटॉमिक पावर ना होते, एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होते, हमने इतना पैसा जो है वो डिफेंस में ना लगाया होता, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम है उनके क्या हालात होते, क्या रिलेशन बेहतर होते या ना होते? क्या बकवास बातें हैं यार, ये काय बात के आप एक्सपर्ट हैं जी? कौन सा एनालिसिस किया आपने? ये आप लोग सोचते भी नहीं है क्या, पढ़ते नहीं है क्या आप लोग? बुरी लग रही होगी बात आपको मेरी, मैं बताता हूं क्यों गुस्सा मुझे क्यों आया आप पर। इतने बड़े एक्सपर्ट बनते हैं। पाकिस्तान कब बना है न्यूक्लियर पावर? कब बना है? और भारत कब बना है? और उसके पहले क्या संबंध ठीक थे? संबंध अच्छे हो भी सकते और नहीं भी हो सकते थे। अरे यार किस बात का एनालिस्ट हो यार आप? जब न्यूक्लियर पावर दोनों कंट्री नहीं थी तब भी उन्होंने 1947 1948 में लड़ाई हुई। जब न्यूक्लियर पावर इंडिया और पाकिस्तान नहीं थे तब भी लड़ाई हुई 65 में, 71 में भी लड़ाई हुई। जब दोनों न्यूक्लियर पावर हो गए तो 99 में भी लड़ाई हुई। तो न्यूक्लियर पावर का अमन से और शांति से मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि उस देश की आवाम, उस देश के नेता, उस देश के जो फौज है उसका माइंडसेट क्या, वो दिमाग में क्या चल रहा है उनका। आपके दिमाग में बदनीयती थी आप लोगों के, और आज भी है। न्यूक्लियर पावर हो चाहे ना हो, संबंध पाकिस्तान से न कभी अच्छे रहे हैं न कभी होंगे। इतिहास उठाकर देख लीजिए अपने 78 साल का, 78 साल का ही तो इतिहास है, 78 भी नहीं 77 ईयर्स का तो इतिहास है आपका। बता दो आप कब रिलेशन अच्छे रहे हो भारत पाकिस्तान के। रिलेशन अच्छे होना अच्छी सोच की वजह से होता है, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की सोच कभी अच्छी नहीं रही। आज जरूरत है तो अच्छे बने फिरते हो, मुंह मत खुलवाओ मेरा।
बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मैं फैक्चुअली और बिल्कुल फैक्चुअली बात करता हूं। या ना होते। अच्छा दिलशाद भाई, आपने बोला इंडिया और पाकिस्तान की वाम, उनकी वाम को तो आज भी रिलीफ मिल रहा है। अभी खबर आई थी रिसेंटली कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। खबर ये आई थी कि वो अपना डिफेंस जो सा इक्विपमेंट खुद तैयार कर रहे हैं। खबर ये है कि भाई वो अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ये कह देते हैं बजट लग गया, सारा डिफेंस पे बजट लग गया, डिफेंस पे बजट लग गया। वो तो फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। या तो होता ना वो भी हमारी तरह IMF के पास जा रहे होते तो हम कहते कि हाँ यार ये डिफेंस बजट की वजह से दोनों कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। उन्हें क्या नुकसान हो रहा है? मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप इंडिया के पिछले 30 साल का टेन्योर उठा के देख लें, ठीक है। उनमें से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना है ना तो उसकी किसी ने टांगे खींची हैं, उसने अपनी टर्म पूरी की है और उसके बाद उसने डिलीवर किया है। आप पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट है और बहुत ज्यादा, अब वो कहते हैं ना इकबाल का शेर भी है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लेकिन हमारे यंग नौजवानों को मौका तो देना आप ऊपर आने का। वो तो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं कि शाम का खाना कहाँ से खाएं। तो जब आप ये हालात पैदा कर देंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं। जिस मुल्क का नौजवान 16-17 यार एक बात सोच रहा था, इन्होंने फट से बोल दिया कि पिछले 30 साल का इतिहास उठाकर देखे, सब PM के टर्म पूरे हुए हैं। 30 साल यानी कि 24 साल इधर और 6 साल उधर, मतलब 1994। यार तो वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन के लिए भी रही थी और 13 महीने के लिए भी रही थी, और ये वही दौर था। तो टांग खिंचाई तो इधर भी होती है सर। और आप ये कैसे बोल गए? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार 13 महीने के लिए रही, वो PM रहे, 13 दिन के लिए भी PM रहे, सरकार गिर गई, और ये पिछले 30 साल में ही हुआ है। तो कृपया ऐसे एग्जाम्पल न दें जो झूठा हो, फेक हो। इसलिए कहता हूं जरा बोलते आप अच्छा हैं, लेकिन पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, नॉलेज भयंकर होनी पड़ेगी, तभी जो बात आप कहेंगे वो हवा हवाई बातें कह देते हैं आप, निकल जाती है चीजें। जाकर पढ़िए ढंग से, और ज्यादा स्टडी की जरूरत है दिलशाद भाई, आपको बुरा मत मानिएगा। 16-17 लाख से ज्यादा मेरे मुल्क के नौजवान जो है वो बाहर चले गए हैं। और वो अगर यहाँ तक माहिरीन कह रहे हैं कि अगर इसी शरह से लोग बाहर जाते रहे तो 2014 के अंदर पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग खत्म हो जाएंगे। अच्छा। और स्किल्ड लोग खत्म हो जाएंगे। जितनी तेजी से पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, खासतौर पे एजुकेटेड लोगों की बात हो रही है, जितने इंजीनियर्स आपके हैं वो सब बाहर जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी खबर ये है कि इंडिया में जो वहाँ से फॉरनर जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, वो एजुकेशन कंप्लीट करके अपने कंट्री में आ रहे हैं कि उन्हें फैसिलिटीज मिल रही हैं। इवन मैं खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे इंजीनियर्स को कितना ज्यादा डिफिकल्टीज देखनी पड़ती हैं, कितना ज्यादा मार्केट में जो है वो सैचुरेशन है और ऊपर आने नहीं दिया जाता। और हमारे ऊपर वो बंदे, आप यकीन करेंगे एक इंजीनियर के ऊपर वो बंदा हेड बिठाया हुआ है जिसने MA किया हुआ है, आर्ट्स पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। दिलशाद भाई लास्ट में मुझे बस ये बता दें, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये जो बात करते हैं मुझे ऐसा लगता है दिल से बात करते हैं, ऐसा लगता है शायद मैं खुद ही बोल रहा हूँ, जो मेरे दिल में है वही ये बात बोल रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक को इनकी कितनी समझ आती है, ऐसे लोगों की कितनी समझ आती है, क्या ये पब्लिक से पूछते हैं? भाईजान मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कारी कमर साहब। कारी साहब मुझे ये बता दें, कश्मीर चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। कश्मीर कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा, कैसे बनेगा? ये हमें जाना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करेंगे? हमें इधर से जाना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हें बताना पड़ेगा बॉर्डर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान जिंदा है, हमने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, कश्मीरी क्या हमारा हिस्सा बनना चाहेंगे? मतलब जो यहाँ पे मामला चल रहे हैं, पेट्रोल कितने रुपए लीटर डलवाया आपने? फिलहाल मुझे तो पता नहीं। अच्छा यही बात है ना। ये मसला है दिलशाद भाई, ये पता नहीं पेट्रोल कितने का है। सब पाकिस्तानियों की तकरीबन यही ख्वाहिश है कश्मीर लेंगे, लेकिन प्लान किसी के पास भी नहीं है। और ये कभी ऐसा हो भी नहीं सकता कि आप कश्मीर को इस तरह ले लें। मुझे ये बताएं, लेकिन अगर कश्मीर को ले भी लेते हैं, फॉर इंस्टेंस जी कश्मीर ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो दोगे क्या भाई कश्मीर को? हमारे पास क्या है देने को उनके लिए? क्या ये लम्हा फिक्रिया बात है, सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। भाइयों ये बात सोचा करो। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कश्मीर के नाम पे जज्बाती ना, नो डाउट दुनिया में कहीं पे भी हम देखें ना, एज ए पाकिस्तान, एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें अपनी एक आवाज रखनी चाहिए, अपनी एक ओपिनियन रखनी चाहिए। लेकिन जज्बाती नारों में आके ये जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की,
कश्मीर तो हमारे पास ऑलरेडी है कि नहीं है, है। कुछ हिस्सा है, कुछ उधर हिस्सा- हम क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस बातें ही चल रही हैं ये बात है ना। आप कभी आजाद कश्मीर जो हमारे पास, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, ठीक है। आप कभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और उनकी सड़कों की हालत देखिए ना, ठीक है। वो कश्मीर वाले जो इंडियन कश्मीर वाले हैं, ठीक तो है। वो कभी भी यहाँ पे ना आए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका आजाद कश्मीर का चक्कर लगा, मुझे वहाँ पे सड़कों की हालत बताएं। ठीक है। वहाँ पे पूरे एक जिले में आपको हार्ट सर्जन नहीं मिलता, ठीक है, वहाँ पे हॉस्पिटल यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उठा के देख लें, इधर की यूनिवर्सिटीज उठा के देख लें और उधर की यूनिवर्सिटीज उठा के देख लें, मेरे ख्याल 3 गुना ज्यादा उधर यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक हो तो आप गया। मुझे बताएं ना, आप एक मॉडल पेश करते हैं ना, ले जी हमने ये आजाद कश्मीर को हमने इतना अच्छा मॉडल बना दिया, लो भाई तुम भी आ जाओ। नहीं, फिर आगे मजे की बात, ये कल की प्रोग्राम में भी मैं बात कर रहा था कि हमें यहाँ पे बता दिया जाता है, हर एक अवाम को, हर एक पब्लिक को बताया जाता है कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर लेना है। यूनाइटेड नेशंस में जाके हमारे अपने लीडर ही नहीं बात कर रहे। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा बात नहीं की, कोई आपने खबर सुनी है कि यूनाइटेड नेशन में जाके इस दफा उन्होंने कहा जी कश्मीर बनेगा ये पाकिस्तान? आप इन्होंने यूनाइटेड नेशन में बात करनी छोड़ दी और इनकरीब इन्होंने OIC में भी बात करनी छोड़ देनी है। ठीक है। और OIC में तो उन्होंने जो भी ये एक प्लेटफॉर्म बनाया, मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये 50 जितना भी अरसा उसको बने हो गया, ठीक है। उनमें उस OIC ने कुछ निकाला भी है? कोई फायदा? कोई एक चीज तो मुझे बताए ना, OIC ने ये हमें करके दिखाया हो कि भाई इस वजह से ये चीज हमने ये आवाज उठाई थी तो हमें ये फायदा मिला। हो गया। इवन मैं कहता हूँ फलस्तीन की बात, इंतजार कीजिए उस दिन का जिस दिन OIC में भारत भी मेंबर होगा। आप लोगों को मेरी बातें लग रही होंगी, मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, अगर मुसलमानों के लिए एक संगठन बनाया गया है, क्या उसमें भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए उसका? क्या 20 करोड़ मुसलमानों का हक नहीं है OIC में? उनका भी हक है और वो हक लेंगे। OIC में 20 करोड़ भारतीय मुसलमान अपना हक लेंगे और भारत का प्रतिनिधि भी जाएगा वहां पर और भारत का प्रतिनिधि मेंबर बनेगा वहां पर। आप देखना, ये भी हो रहा है काम इसके लिए, 2-4 साल 5 साल 10 साल जितना भी लगे, लेकिन होगा ये जरूर काम। फलस्तीन की बात कर लेते हैं। इसराइल की अगर बात करें और फलस्तीन की ये जो जंग चल रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें क्या OIC ने मिलकर रुकवा लिया? मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन पहले दिन अटैक हुआ, ये मामला चले, हमास ने अटैक किया और फिर ये जंग शुरू हुई, उस दिन से हम सुन रहे हैं लो जी कभी ईरान से खबर आ रही है, लो जी आज ईरान इसराइल को तबाह कर देगा, कभी तुर्की से खबर आ रही है, लो जी तुर्की की फौजें तैयार हो गई इसराइल पे हमला, कभी लबनान की आजकल खबर चल रही है, लो जी लबनान ने बहुत टफ टाइम दे दिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि फायदा क्या हुआ? जाने तो डेली बेस पे जा रही हैं, फायदा क्या हुआ? क्या पूरे इस्लामिक कंट्रीज यूनाइटेड हुए? क्या हमने जंग रुकवा दी? बात तो फिर है ना कि इसराइल से जंग रुकवा दें तो हम कहें लो जी ये है पावर OIC की। हाँ देखिए, अब जैसे OIC में कितने 56 ममालिक है मेरे ख्याल, गालबन जितने भी ममालिक हैं वो इकट्ठे होते और अगर इसराइल और फलस्तीन की जंग रुकवा देते तो भाई हम मान लेते कि भाई आपने बड़ा कारनामा किया ठीक है, है। फलस्तीन पे अभी भी जुल्म हो रहा है। क्या OIC का प्रेशर है इसराइल पे? कोई प्रेशर नहीं। आप देखिए कुवैत है, UAE है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्की है, ईरान है, कितने ममालिक उठा के देख लें, कितने ममालिक है, मुझे बात सुने कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। OIC की यही इज्जत है जो घर में छोटे बेटे की इज्जत होती है। अच्छा, और उसका प्रेशर यही है जो भिंडी खाने के बाद रात को 12 बजे होता है। अच्छा, यानी कि कोई फायदा नहीं कोई है उसका, फायदा वो नहीं अपने है। आप को ही नुकसान भाईजान है। सिर्फ हवा है, ठीक है, सिर्फ हवा है और कुछ भी तो नहीं हम है। लोग क्यों बेवकूफ बन जाते हैं? मतलब हम इन इश्यूज पे भाई, बात ही नहीं हम करते। लोग बेवकूफ बनना पसंद करते हैं। मतलब जैसे आप मेरी बात सुन रहे होंगे, कश्मीर का पूछा कारी साहब तो उन्होंने बोला इंशाल्लाह सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर के बारे में भी ये बोलूंगा, कारी साहब तो ठीक है, ठीक है, अगर कश्मीर वाले भाई वहाँ पे फिर खुश हैं, वो मैं तो कहता हूँ हमें वहाँ पे ले लो, उनको यहाँ ना भेजो। अच्छा, यहाँ पे क्या हालात है भाई? क्या मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, 25,000 20,000 की जो भाई ग्रेजुएशन की है, मैंने लाखों रुपए लगाया, मैं 20-25 हजार के लिए लगाया। यानी ये सिचुएशन आ गई है। आप ये कह रहे हैं जो हम 76 साल चूरन हमें सुनाते रहे, दिखाते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज भाई पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें एक बहुत लॉजिकली बात करता हूँ। पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल आमदन है 100 रुपए, ठीक है, उसमें 75 रुपए हमें ये चूरन बेच के 75 रुपए ले जाते हैं 100 में से कि ये कश्मीर के लिए है। अच्छा, अगर कश्मीर का मसला रिजोल्व हो जाए तो हमारे जो 75 रुपए हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन तालीम पे, हेल्थ पे, हम पे लगेंगे, जो कि 75 रुपए भाई वो ले जाते हैं। ये बात अरबों की करो, मैंने एग्जाम्पल में 100 रुपया दिया ऐसे ही है, मैं समझ गया। अब जो 25 रुपए बचे, 25 रुपए में से जो होते हैं 15 रुपए जो होते हैं वो सरकारी अदारों के जो मुलाजमीन होते हैं उनमें चले जाते हैं। 10 रुपए होते हैं वो आज जाके हम गरीबों तक लगते हैं। अगर यही सोच, ऐसी अवेयरनेस हर पाकिस्तानी की हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि मजीद चोरन नहीं बेच पाएंगे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। लेकिन
वो तब तक चूरन बेचते रहेंगे जब तक हम चूरन खाते रहेंगे, जब तक हम उनका चूरन बिकता रहेगा। हमें चाहिए, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि यार पाकिस्तान के लिए वाकई में सिंसेर हो, और पाकिस्तान के लिए सच में सिंसेर होने का मतलब ये नहीं है कि इधर बड़े बड़े नारे लगाओ। पाकिस्तान से सिंसेर होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड हो, क्या पाकिस्तान के साथ आप सिंसेर हो, क्या पाकिस्तान में जो भी काम कर रहे हो ईमानदारी से कर रहे हो, ये मकसद है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? 110% एग्री करते हैं। ये चीज है अल्हम्दुलिल्लाह के जो अब माशाल्लाह से जो हमारी यूथ है वो काफी अवेयर हो बाशऊर हो रही है इस चीज से। उनको लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी मैं इधर कहूंगा जी कश्मीर पे क्या कहेंगे, उन्होंने कहना जी अभी हमला कर देते हैं इंडिया पे। बस सर ये अब इनको क्या कह सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे सारों को। हमारी ये और दुआ, awareness हम इनके लिए है। दुआ को हैं इनके लिए। ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म। हम तो वेट कर रहे हैं कि कश्मीर पर आओ ना, आमने सामने की लड़ाई। यार क्या ये घुसपैठिए टुच्चे मुच्चे कीड़े मकोड़े सूअर भेजते रहते हो, हम सूअरों को मार मार कर ऊपर बदतरहूरों के पास पहुंचाते रहते हैं। फौज आओ ना यार, जैसे 99 में आए थे, आओ फिर एक बार हो जाए, एक बार फिर हो जाए। हम तो अब की बार इंतजार में बैठे हैं कि एक बार छिड़े कुछ मामला। यार हमने वो एयर स्ट्राइक भी कर दी, उसके बाद भी तुम लोग नहीं जागे यार, छोड़ा मुड़ा आके इधर उधर करके चले गए यार। कुछ बड़ा करते ना यार, तब तो मजा आता है यार। लेकिन तुम्हारे तो माथे पर पसीना था और टांगे कांप रही थी। वो लाहौरी कहते हैं कांपे टांग रही थी, लेकिन असली होता टांगे जो है वो कांप रही थी। खैर कोई बात नहीं। देखिए, पाकिस्तान चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ मतलब लड़ाई भिड़ाई में नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रीज में, अपनी यूथ को एम्पावर करने में, अपने देश को खूबसूरत बनाने में, अपने देश का एक अच्छा नाम करने में। पाकिस्तान से गड़बड़ी पता है क्या हुई? जब उसकी नींव रखी गई थी इस्लाम के नाम पर, और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना आ गए कि नहीं नहीं, इस देश में सबको रहने का अधिकार है, सब अपनी अपनी रिलीजन को पूजा करेंगे, अपनी अपनी इबादत गांव में जाएंगे। बस यहीं से खेल पलट गया। जो इस्लाम के नाम पर देश लिया, मोहम्मद अली जिन्ना को आगे रखे, जब जिन्ना ने ये बातें कही तो लोगों को लगा कि अरे यार ये तो मकसद ही भूल गया ये तो बंदा। तो जिन्ना को निपटवा दिया इन लोगों ने। जिन्ना के साथ थोड़े लियाकत अली खान भी थे, लियाकत अली खान को भी निपटवा दिया, पता है ना आप लोगों को, जो रेडिकलाइज थे। उसके बाद रेडिकलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, जो बच्चों की स्कूल की किताबों में रेडिकलाइजेशन डाला गया। भारत से नफरत पैदा की गई, हिंदुओं से नफरत पैदा की गई, यहूदियों से नफरत पैदा की गई, और वो नफरत बढ़ते बढ़ते पिछली कम से कम 10 पीढ़ियों में वो नफरत आ गई, और आने वाली कम से कम 50 पीढ़ियों तक वो नफरत चलेगी। यहीं पर पाकिस्तान मात खाता, क्योंकि पाकिस्तान को चलाने वाले जो बेवकूफ लोग थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो हम काम बीज बो रहे हैं, जब ये पेड़ बड़ा होगा तो ये पेड़ हमें ही खा जाएगा, और पाकिस्तान को उसी नफरत के पेड़ के आफ्टर इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे। और अभी भी 2-4 लोगों को ये बात समझ में आ रही है, अभी भी लोगों को बात समझ में आ रही है। सब अभी भी उसी उसमें हैं, क्या कहते हैं, ऐंठन में। हम तो मुसलमान हैं, हम तो फलाना है, हम तो ढिमका है। अबे सऊदी वाले भी मुसलमान हैं, यूएई वाले भी मुसलमान हैं, टर्की वाले भी मुसलमान हैं, कतर वाले भी मुसलमान हैं, बहरीन वाले भी मुसलमान हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सब तुमसे बहुत बेहतर है। वो अपनी आवाम के लिए काम करते हैं, वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग गड्ढे में, कब्र में नीचे जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। तुम लोग को अंदाजा नहीं, ऊपर से मिट्टी गिर के बंद हो जाएगा, फिर निकल नहीं पाओगे। अपनी कब्र खोद रहे हैं आप लोग 77 ईयर्स से, और मिट्टी ढहनी शुरू हो गई है, मिट्टी ढहनी शुरू हो गई है। अब पता नहीं आप लोगों को इस बात का कब तक एहसास होगा। खैर, कमेंट करके आप बताएं दोस्तों, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। लोग ने वीडियो के एंड में कहा था कि आ जाओ कश्मीर में लड़ना है, मतलब टुच्चे मुच्चे सूअर, जैसे वो जो
घुसपैठियों की बात कर रहे थे ना, मतलब जो टेररिज्म मतलब करते हैं, तो आज मतलब डायरेक्ट फौज लेकर आ रहा हूँ। मेरे ख्याल में डायरेक्ट फौज लेकर जाने का कोई फ़ायदा नहीं पाकिस्तान को। ये फ़ायदा तो ऐसा भी कोई नहीं है, ये जैसे ट्रेनिंग देते हैं, पैसा लगाते हैं, भेजते हैं, वो जाते हैं, मार देते हैं उनको। फ़ायदा तो ऐसा भी कोई नहीं पाकिस्तान को। हाँ, असल मर्द तो तब भी मैं इनको मानूँ ना, मर्दानगी हम पर तो नातों पर तो ये इज़हार करते हैं मर्दानगी, यानी कि हम अवाम है ना, पाकिस्तान के अवाम है। कभी किसी को उठा लिया क्योंकि ये बोलता है, कभी किसी शायर को उठा लिया, कभी किसी साफ़ी को उठा लिया, किसी को मरवा दिया, किसी को गुम करवा दिया, कभी कुछ कर दिया है, कभी पार्लियामेंट से आए MNAs को उठा लिया। पार्लियामेंट इनकी लौंडी है, ISI पार्लियामेंट में घुसी हुई थी पाकिस्तान के, उठा लिए थे, PTI के MNAs उठा लिए थे, बंद कर दी थी, लाइटें बंद कर दी थी, सब कुछ बंद करके उठा लिया था। ये है हमारी पार्लियामेंट की औकात है। वो पार्लियामेंट में जूतों के नीचे समझते हैं यार, ये क्या पार्लियामेंट है मसला। ये अगर इतने मर्द होते ना हमारे इंटेलिजेंस वाले और हमारे आर्मी वाले, तो 93,000 सरेंडर ना करवाते, मर जाते, कट जाते। और मैं तो डर रहा हूँ खुदा ना खास्ता हम पर कहीं अफगानिस्तान हमला बोल दिया ना, या हम पर ईरान ने हमला बोल दिया, या इंडिया ने, किसी ने भी हम पर अगर हमला बोल दिया, यकीन करके ये अपनी बिलों से ही बाहर नहीं निकलेंगे या भाग जाएंगे मुल्क छोड़कर, जिस तरह उन्होंने पैंटर छोड़कर भागे हैं। मुझे तो ये डर है। हालांकि कभी कोचों ने, कोचे हम पठानों को कहते हैं, पठानों ने अगर हम पर हमला बोल दिया ना, यकीन करके ये तो निकलेंगे नहीं घरों से बाहर। और मुझे श्योर है कि ये इनमें से ज़्यादातर लोग वीज़ा लगवाएंगे और बरूने मुल्क जाएंगे, इधर भी नहीं रुकेंगे। अगर अफगानिस्तान ने हमला बोल दिया, इंडिया ने कर दिया, तो फिर तो उनको नानी याद आ जाएगी। ये तो अभी तक इंडिया का बड़ा पाने को पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा, और क्योंकि ये परंपरा नहीं है, एक दस्तूर होता है, आइन होता है, उनके दस्तूर में ये चीज़ नहीं है। तो मैं इस पर क्या बोलूँ, जो जब आपने शुरू में बात कर दी है कि पार्लियामेंट पर हमला कर देते हैं, उस MNA उठा देते हैं, उठाते हैं बिल्कुल, तो ऐसे में दिल्ली मेरा जो है अंदर से कह रहे हैं कि और नफरत है, सबसे नफरत है हमें। क्या सच बोलो, क्या आर्मी के हक में? मैं कल ना 3-4 दोस्त थे मेरे, उनमें से 2 क्लास फेलो थे, वैसे जाने वाले भी 2, वो पुलिस में, चारों के चारों पुलिस में थे। तो मीटिंग हो रही, बैठ रहे थे, गपशप लग रही थी, तो बात आई ये जो हुआ ना मामला यार है फौज का, यार अभी सर्दी कौन सा हुआ ज़्यादा मशहूर मामला, कहाँ पर? हाँ, चीफ जस्टिस के पास जो हुआ है, लानत भेजी। मैंने कहा कि इस पर वीडियो रिएक्शन ना करना। मैंने कहा मुझे मिल नहीं रही वीडियो, मैं तो भाई हमने कर दिया इस पर रिएक्शन, पता नहीं लोग सर ने उठाई थी वीडियो, कर दिया। मैंने कहा हमने भाई इस पर रिएक्शन कर दिया और अच्छी तरीके से झाड़ की है काजी फाजी साहब की। मैंने कहा फिर तुम, मुझे लगता है उठाए जाओगे जल्दी। वो मुझे काफ़ी अरसे से वार्न करने, मतलब पुलिस में मौजूद है। तो मैंने कहा यार बात सुनो, मौत एक दिन आनी है तय, किसी के इख्तियार में मौत नहीं है। टार्चर कर लेंगे, क्या करेंगे? अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की तरफ से मेरे दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर मैं बातचीत ही नहीं सकता, चाहे मैं 7 नीचे चला जाऊँ, हज़ारों मील नीचे चला जाऊँ ज़मीन के, या हज़ारों रूम बनवा के 1000वें रूम में जाकर बैठ जाऊँ, फिर भी मुझे मौत आनी ही आनी है। जो कब्र में रात है वो दुनिया में ठीक है, गुजार सकते हैं। तो मैं कहा फिर भाई तुम अपने नाम पर कर रहे हो तो करते रहो। तो मैं तो बड़े मल्ला कहता हूँ भाई, हमें हमारे उस इदारे से सख्त नफरत हो गई है। बिल्कुल, मैंने उनके लिए तो अवाम की इज्जत या जज्बे या कोई बात मानी नहीं रखती, ये उनका मुल्क है। तो हमें तो छोड़ा, काले पानियों में छोड़ा, और इंडिया को हमला करो, फिर हम आपकी मर्दानगी देखें। हम निहत्तों पर तो उठा लेते हो, कभी पार्लियामेंट में घुस जाते हो, कभी किसी घर के दरवाजे तोड़ के घुस जाते हो, कभी किसी बेटी को उठा लेते हो, कभी किसी शायर को उठा लेते हो, किसी साफी को उठा लेते हो। मर्द हो तो इंडिया को उठाओ, इंडिया से जाकर मुकाबला करो बॉर्डर पर, वहाँ तुम्हारी वो गांड फाड़ देंगे। फाड़ी भी है, पैंटें उतारी हैं आपकी, हम पर मर्दानगी दिखाते हैं। निहत्ते हैं ना, हमारे पास कुछ है नहीं, सारा कुछ उनके कंट्रोल में है। निहत्तों पर और फिर अपनों पर जुल्म ये है कि अपनों पर, निहत्तों पर और अपनों पर। जाओ इंडिया से लड़ो, मर्दानगी तुम्हारी देखें, नहीं लड़ पाएंगे, रोएंगे, ओढ़ भर देंगे। अब जो मैंने ओढ़ भर देने
लफ्ज बोला है वो आपको नहीं समझ आनी। अच्छा इंडो कुछ पाक टर्म है जो पंजाबी की हमारे हाँ उसको याद रहने दे। इंडो पाक जो है ना ये लफ्जा भाई ने बोला तो लोग सबको ऐसे कह लें कि 1000 वोल्ट का झटका लगा, इससे भी ज्यादा का लगा। उसी टाइम वीडियो को स्टॉप किया कौन सा जब भाई ने बोला कि इंडो हाँ इंडो पाक पाको हिंद पाको हिंद जिसे कहते हैं। तो सच भी है इसमें पाको हिंद कौन सा था? पाकिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है पाकिस्तान के हिंदुस्तान के डॉक्यूमेंट्स हो या इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये कहलाता था। अच्छा हाँ जी हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान उस वक्त वजूद में क्या लेके आ गया था जब हिंदुस्तान का पहला हिंदू मुस्लिम हुआ था। अच्छा उस वक्त हो मुसलमान बन हाँ उस वक्त ही नजरिया एक सोच बन गई सोच आ क्यों मुझे दिखाओ सब कॉन्टिनेंट सभी की सोच जो माइंड 1947 से पहले मुझे किसी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक में सिर्फ आई चैलेंज यू एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मुझे पाकिस्तान का नाम दिखा दो, मैं आपको करोड़ों रुपए देने को तैयार हूं। चलो मुझे करोड़ों की नहीं जो मर्जी कहीं एक डॉक्यूमेंट में दिखा दो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो पाकिस्तान का नाम हो। वो डॉक्यूमेंट्स जहाँ से निकले थे वहां पर बढ़ जाएं। जो मैंने आपको एक नजरिए की बात आप जहाँ से निकले हैं वहां से बढ़ जाए, पेंट ले आए एडवोकेट इंडिया से पेंट ले आए, जाओ मैं बढ़ गए हो ना, लाओ जाओ पेंट ले आओ है कि उधर अब इंडिया के पास है। मैं पता ये किसकी बात कर रहा हूँ यार कुछ नहीं इधर बस है फजूल ही है हमारी। जैसे हिंदू अंग्रेज कहते हिंदुस्तान का बैरिस्टर कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात की थी। उनसे बड़े कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो झूठ बोले थे तो हम मान लेंगे। तो उन्होंने क्या झूठ बोला? उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोला ताकि तो उसको पाकिस्तान था ही नहीं। तो पाकिस्तान तो उसी वक्त ही सोच ये पैदा होगी थी ना। अच्छा ठीक हो गया, सोच से ही आगे काम चला है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है जीरो मुझे सिर्फ दिखाना है पाकिस्तान 1947 से मुझे दिखाना है बस। सोच को मारो गोला मार बाहर में जो किधर है पाकिस्तान दिखाओ मुझे। पाकिस्तान जहाँ पर मुसलमान थे वो इलाके पाकिस्तान थे। यहाँ दुनिया में 2 अरब मुसलमान वहाँ पाकिस्तान नहीं था वो और या क्या बकवास कर रहे। अब ये तो तुम किसी और तरफ नहीं जहाँ जब मुसलमान वहाँ पाकिस्तान नहीं था। वहाँ मुसलमानों तुमने अपने लफ्ज मुंह से बोले हैं जहाँ जहाँ मुस्लिम थे वहाँ पाकिस्तान था। तो कहाँ है पाकिस्तान? सऊदी में भी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया तुमने? तुमने क्या कहा कि कहाँ पर हिंदुस्तान में? मैंने कहा कि जहाँ पर मुसलमान थे वहाँ पर पाकिस्तान। अफसोस है आप पाकिस्तान के लोगों की सोच पर ऐसे झूठ के पीछे। मैंने डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल कहते हो, किधर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? उधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखा होता है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लिखा होता है, जो इंडिपेंडेंस आई थी एक्ट आया था वहां कहीं लिखा था इंडो पाकिस्तानी एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लिखा हुआ था। तो मेरी बात समझ दो मैं जो मर्जी करते रहो, मैंने तो बात डॉक्यूमेंट्स की है। किधर दो कौमी नजरिया वो क्या था? 2 कौमी नजरिया क्या भाड़ में? वो भाड़ में मुझे दिखा दो डॉक्यूमेंट किधर लिखा। इसी तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखते थी दुनिया, इंडियन एक्ट लिखा होता था। कहाँ है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लिखा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखा है। तो वो सच्चे हैं लोग इसमें क्या? वो कौन गलत बोल रहे हैं? वो भाई जो मर्जी करते। मैंने चलो जी खैर मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस।